नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम बात करेंगे वो हमारा चैप्टर 4 है, पॉलिटिकल साइंस, संविधान का जो विषय सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम बात कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो अध्याय होगा वो 4 अध्याय चतुर्थ क्या है, कार्यपालिका। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो संविधान है वो किस तरह का एक दस्तावेज है, उस दस्तावेज के अंतर्गत किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने हेतु कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि उस संविधान में जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया, मूल व्यक्ति के जीवन जीने हेतु कुछ बुनियादी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार। ये मैंने आपके दूसरे चैप्टर में बात की। प्रथम में मैंने बात की थी संविधान की, ठीक है। आपको मैंने समझाया कि संविधान क्या है, किस तरह से कार्य करता है, संविधान की क्या कार्य प्रणाली है। और जो हमारा दूसरा जो द्वितीय चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया कि संविधान में मूल अधिकार किस तरह से कार्य कर रहे हैं, मूल अधिकार किस तरह से कार्य कर रहे हैं। और तीसरे में मैंने बताया था कि चुनाव है वो किस तरीके से होता है, और प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव, यानी चुनाव में प्रतिनिधियों का किस तरीके से चुनाव होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत के अंतर्गत सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है। क्या है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। और आपने यह भी समझा था कि जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, वे स्त्री या पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है वे सभी वोट देने के लिए योग्य होंगे। यानी 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, महिला और पुरुष, उन्हें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं और सभी समान रूप से एक व्यक्ति एक वोट है वो देंगे, वो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत के अंतर्गत है वो हमारे चुनाव अलग अलग होते हैं। अलग अलग चुनाव, लोकसभा के चुनाव है वो प्रत्यक्ष जनता करती है, फिर राज्यसभा के चुनाव है वो किस तरीके से जो चुनी हुई विधानसभाएं वे करती है, विधानसभाओं के चुनाव किस तरीके से होता है, देश के राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरीके से होता है। यानी जो हमारा तीसरा चैप्टर था उसमें मैंने आपको वो मोटे तौर पे है वो चुनाव प्रणाली बताई थी। क्या बताई थी? चुनाव प्रणाली बताई। और मैंने आपको यह भी कहा था कि भारत में जो चुनाव करवाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग करके एक संस्था है। क्या है? भारत निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन करके एक संस्था है जो भारत में चुनाव करवाने का काम करेगी। आर्टिकल 324 में है वो संविधान में प्रावधान किया गया है। और उसका कार्य है कि अलग अलग जो चुनाव होंगे उन चुनावों की रूपरेखा तैयार करना, चुनाव हेतु है वो किन किन लोग योग्य है, चुनाव सूची जारी करना प्रतिनिधियों को, ये सारी व्यवस्थाएं वो निर्वाचन आयोग करता है। कहां पर? भारत में करेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। और उसी तरह की व्यवस्था राज्यों में भी है कि जो राज्य स्थानीय निकाय हैं, पंचायती राज है या नगर निगम जैसी संस्थाएं हैं, तो उनके भी चुनाव का जो कार्य करेगी तो वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। अब मैं आपको जब चुनाव प्रणाली मैंने बता दी तो आगे की जो हमारी कड़ी है, जो कि आपके सभी अध्याय क्रमशः एक दूसरे अध्याय से जुड़े हुए, यदि आपको संविधान समझ में नहीं आया है तो आप मूल अधिकारों को नहीं समझ सकते। और यदि मूल अधिकार आपके समझ में आ गए हैं तो आप चुनावों को अच्छी तरीके से समझोगे। और चुनाव आपके अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो आप कार्यपालिका को अच्छे तरीके से समझोगे, क्योंकि कार्यपालिका है वो चुनाव के द्वारा है, कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो जनता के चुनाव के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। प्यारे बच्चों, कार्यपालिका मैंने देखिए आपकी सरकार के हैं वो 3 अंग है, सरकार के 3 अंग। कौन से 3 अंग हैं उनको देख लो। पहला अंग है सरकार का कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। दूसरा अंग है विधायिका। दूसरा क्या है? विधायिका। और तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। कार्यपालिका का सामान्य अर्थ हुआ कि वह संस्था जो क्या करेगी? कार्य करेगी। क्या करेगी? कोई भी कार्य है वो करने का काम करेगी। जैसे कि अब विधायिका है, विधायिका का काम होगा विधि बनाना। क्या है? विधि या कानून बनाना। ठीक है, तो विधि जो कानून विधायिका बनाएगी
उस विधि और कानून को जो लागू करने का काम करेगी वो कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। कौन करेगी? कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंतर्गत देखा जाए तो कौन होगी? एक तो आपकी होगी सरकार। कार्यपालिका में कौन हो जाएगी? सरकार। तो कार्यपालिका से चीज आपके समझ में आ जाएगी सीधी। जब मैं कार्यपालिका की बात करूं तो आपके जेहन में एक चीज आनी चाहिए कि सरकार की बात करें। किसकी बात करें? सरकार की बात। भारत में क्या स्थिति है? भारत में यदि सरकार दो स्तर पर, केंद्र स्तर पर सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है मूलतः, ठीक है। वो पंचायती राज और तृतीय स्तर पर होती है, वो एक ठीक है अलग व्यवस्था, उसको आप छोड़िए। तो सरकार है वो दो चीज काम करती है हमारे यहाँ पर, एक तो केंद्र सरकार है और दूसरी कौन सी है बच्चों? राज्य सरकार। केंद्र सरकार कहो तो भारत सरकार और राज्य सरकार कहो तो राज्यों में अलग अलग सरकार, जैसे कि राजस्थान सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, पंजाब सरकार है, हरियाणा सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब कार्यपालिका है तो कार्यपालिका के ये तो आपके सरकार के तीन अंग हो गए, कार्यपालिका फर्स्ट, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। विधायिका मतलब संसद, विधायिका मतलब संसद। संसद में कौन है? संसद में लोकसभा है और संसद में राज्यसभा है, ठीक है। और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर है वो संसद बनेगी। तो हमारे यहाँ पर जो विधायिका है वो विधायिका द्विसदनीय। कैसी है? द्विसदनीय। द्विसदनीय है तो कौन सी हो जाएगी? एक लोकसभा होगी, दूसरी राज्यसभा होगी। अब ये विधायिका क्या करेगी? कोई कानून बनाएगी। आगे मैं आपको सारा विधायिका का क्या क्या माजरा है, किस तरह से सिस्टम है वो भी मैं बताऊंगा। तो विधायिका है वो कानून बनाएगी और जब विधायिका संसद जो कानून बनाएगी उन कानूनों को लागू करने का काम है वो कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। अर्थात सरकार है वो क्या करेगी? इन कानूनों को लागू करने का काम करेगी। तो कोई भी काम है वो सरकार काम करेगी, वो कार्यपालिका का मुख्य कार्य होगा। तो कार्यपालिका से सामान्य अर्थ हुआ सरकार, और जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का, निर्णय लेने का काम करेगी वह कार्यपालिका कहलाएगी। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वह कार्यपालिका के इर्द गिर्द चलेगा। अब कार्यपालिका है तो कार्यपालिका के भेद देखो किस तरह से कार्यपालिका है वो बनती है और कार्यपालिका के कौन से भेद। कार्यपालिका यदि देखा जाए भारत में तो हमारे यहाँ पर दो तरह की कार्यपालिका काम कर रही है। एक राजनीतिक कार्यपालिका काम कर रही है और दूसरी कर रही है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करती है। ये कार्यपालिका भारत में कार्यपालिका के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो रूप हैं। कौन से हैं? एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी राजनीतिक कार्यपालिका आप कहो तो ये आपकी सरकार आ गई, यानी जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है शासन व्यवस्था सरकार के अंतर्गत, वो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका होगी। स्थायी कार्यपालिका कौन है? अब राजनीतिक कार्यपालिका है वो क्या है? स्थायी नहीं तो क्या है? बेसिक हम देखेंगे कि हमारा जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनका भी कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और राज्य सरकार है उनका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। यानी ये सरकारें क्या है? अनियमित। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आई कि सरकारें हैं वो 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसी स्थिति वो गठबंधन सरकारों में होती है, ठीक है। तब 5 साल तक या अस्थायी सरकारें हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई कि क्यों नहीं एक ऐसा भाग भी विकसित किया जाए कार्यपालिका का जो निरंतर चले, जो कभी भी भंग नहीं हो, और उसमें कौन हो? उसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हो तो कौन हो? उसमें लोक सेवक हो, यानी परीक्षाओं के माध्यम से चुने गए और पढ़े लिखे अफसरशाही वर्ग होना चाहिए, क्योंकि वह बौद्धिक बुद्धिशाली वर्ग होता है, शिक्षित वर्ग होता है, पढ़ा लिखा वर्ग होता है। कई बार राजनेता तो अलग अलग फील्ड से आते हैं, इवन की अशिक्षित भी होते हैं, उन्हें है वो शासन व्यवस्था की जानकारी भी नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्थायी कार्यपालिका का प्रावधान किया जिसको नौकरशाही कहते हैं। क्या कहते हैं? नौकरशाही यानी अफसरशाही। आप देखोगे आईएएस है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये सारे के सारे अफसर है। आज डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है आपका
मंत्री जी 5 साल तक कार्य कर रहे हैं या उसके बीच में चले गए, एमएलए एमपी विधायक चला गया, लेकिन ये अफसर है वो लंबे समय से कार्य करेगा। कभी जोधपुर काम कर रहा था तो जोधपुर से उसके ट्रांसफर होकर नागौर हो सकती है, बीकानेर हो सकती है, लेकिन उनकी समय अवधि है वो कार्यकाल 5 साल का नहीं, ज्यादा है। ऐसी स्थिति में ये स्थायी जो नौकरशाही होती है वो स्थायी कार्यपालिका का कार्य करे ताकि सरकार को क्या हो, स्थायित्व हो। आगे बढ़िए, इसका परिचय देखेंगे हम। परिचय क्या है? परिचय यह है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग। मैंने बताया कि सरकार के कितने अंग बच्चों? 3 अंग, और उसमें कौन कौन से आ गए आपके? उसमें प्रथम आ गया विधायिका, फिर आ जाएगा कार्यपालिका और फिर आ गया न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर शासन करते हैं। तीनों मिलकर क्या करते हैं? देश पर शासन व्यवस्था चलाने का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। कौन? ये तीनों ही मिलकर देश के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। जो कि आप देखोगे कि विधायिका ने कहा कि हम आप विधि निर्माण का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम विधि निर्माण कर रहे हैं, हम कानून बना रहे हैं। ठीक है, बना दो। हमने कहा आप कानून बनाइए। कार्यपालिका को कहा आप एक काम करो, इन कानूनों को वो लागू करो। क्या करो? कानूनों को लागू करने की आप व्यवस्था करो, लागू करने की व्यवस्था की जाए। ठीक है। न्यायपालिका को कहा कि जो कानून लागू किए हैं, किसने? कार्यपालिका ने। अब यदि उन कानूनों में कोई समस्या आती, कोई गड़बड़ी आती, कोई संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो न्यायपालिका को कहा कि आप कानूनों की क्या करो? जांच करो, कानूनों की जांच करो। तो जांच का कार्य किसको सौंप दिया गया? न्यायपालिका को सौंप दिया गया। तो ये 3 अंग मिलकर क्या करेंगे? देश की शासन व्यवस्था को चलाने का काम करेंगे, राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करेंगे। और इस अध्याय में हम देखेंगे, इस अध्याय में हम सरकार को कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्य का अध्ययन करेंगे। अब जो हमारा ये चैप्टर कार्यपालिका का है, अब इसमें आपके जो अध्ययन के केंद्र बिंदु होंगे वो ये होंगे कि सरकार कार्यपालिका के रूप में सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। फिर हम देखेंगे कि इस कार्यपालिका का जो संगठन है वो किस तरह से कार्य कर रहा है, कार्यपालिका की संरचना है वो किस तरह से, किस तरीके से इसका चुनाव प्रणाली ये कार्य होता है और किस तरीके से ये काम करें। तो ये बेसिक हमारे जो अध्ययन के केंद्र बिंदु होंगे। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर भी करेंगे कि किस तरीके से संसदीय व्यवस्था है वो अपनाई गई, यानी संसद है वो सर्वोच्च होगी, और दूसरी तरफ है वो राष्ट्रपति प्रणाली भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अपनाई गई है। तो राष्ट्रपति सिस्टम है वो किस तरह से कर रहा है, देश के राष्ट्रपति की क्या संवैधानिक स्थिति क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है, उनको भी हम देखेंगे। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको क्या क्या प्रावधान है वो दिए गए हैं कि भारत की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वास्तविक रूप से जो राष्ट्रपति कार्य करेगा वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो संवैधानिक स्थिति क्या है और वास्तविक कार्यपालिका क्या है। अब संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, मैं कहूंगा कि भारत की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा संविधान कह रहा है। तो संविधान के मुताबिक कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संवैधानिक तो हो जाएगी राष्ट्रपति। अब मैं कहूंगा कि भारत की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद में। वास्तविक रूप से प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मंत्री परिषद होती है वह काम करेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को है वो बल दिया गया। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है उसको समझेंगे और मंत्री परिषद की संरचना को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो मंत्री परिषद कार्य करती है। अब आइए कार्यपालिका पर कि कार्यपालिका आखिर में क्या है। ठीक है, किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उन निर्णयों को क्या करना पड़ता है? लागू करना पड़ता है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रशासन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रशासन या प्रबंधन करेंगे। यानी कोई संगठन है, जैसे कि विद्यालय एक संगठन है, एक संस्था है। ठीक है, अब विद्यालय का भी कोई पदाधिकारी होगा जो संपूर्ण विद्यालय को है वो चलाने का काम करेगा और विद्यालय को है नियमों के मुताबिक चले। तो क्या है? विद्यालय प्रशासन है या विद्यालय प्रबंधन मैनेजमेंट है, वे काम कर रहे हैं ताकि विद्यालय के अंतर्गत क्या है सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चले। ऐसी की ऐसी व्यवस्था हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में है वो प्रावधान किया गया कि देश में किस तरीके से एक ऐसा संगठन हो जो क्या करे, विभिन्न निर्णयों को ले और उन निर्णयों को लागू करे, और उन निर्णयों को लागू करने का जो काम करेगा वह प्रशासन करेगा, प्रबंधन कहलाया जाएगा। आगे बढ़िए क्या कह रहे हैं? कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से जो कानून कायदों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। अब आपकी कार्यपालिका का अर्थ निकल कर आए साहब, कार्यपालिका आखिर में क्या? कार्यपालिका क्या है? बेसिक कार्यपालिका व्यक्तियों का समूह है। किनका समूह है? व्यक्तियों का, लोगों का ये समूह है।
लोगों का एक समूह है, लोगों का एक समूह जो क्या करता है, जो कानून कायदे कानूनों को संगठन में लागू करेंगे। क्या करेंगे, जो कायदे और कानून, जो एक ही बात, यानी कानूनों को संगठन में लागू करेंगे। तो कार्यपालिका की परिभाषा निकल कर आई कि कार्यपालिका व्यक्तियों का समूह है जो कायदे कानूनों को संगठन कहो, सरकार कहो, उसमें लागू करने का काम करेगी। क्या कहलाई जाएगी, कार्यपालिका कहलाई जाएगी। अब आप कहोगे साहब सरकार कैसे संगठन होती है, तो उसको भी समझ लीजिए। पहले बच्चों एक बात होती है कि सरकार बेसिक क्या है। कभी किसी को पूछा जाए, आपसे पूछा जाए एक सरकार क्या है, तो आप कहोगे साहब सरकार वही है जो सरकार है, लेकिन नहीं है। कक्षा 6 की आपकी पुस्तक में है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां कि सरकार क्या है। तो उसमें कहा गया कि सरकार एक संगठन है। सरकार क्या है, सरकार भी एक संगठन है, सरकार एक संगठन है, सरकार भी एक संस्था है, सरकार भी एक संस्था है जो किन से मिलकर बना होता है, व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना होता है, व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना होता है, समूह से मिलकर। अब सरकार आपके समझ में आ गई तो आप कहोगे बिल्कुल साहब, जो सरकार है वो एक संगठन है, एक संस्था है जो व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनी। एज इट इज बात यहां पर भी लागू हुई। कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव किस तरह से कार्य करेगी, तो कार्यपालिका को क्या कहेंगे कि यह भी व्यक्तियों का समूह है जो क्या करेगी, संगठन यानी सरकार में कानूनों को लागू करने का कार्य करेगी। क्या कहलाई जाएगी, आपकी कार्यपालिका कहलाई जाएगी। तो कार्यपालिका पहली बात निकल कर आई कि जो कार्यपालिका है हमारी वो एक संस्था है, एक संस्था है या एक संगठन है। कार्यपालिका क्या है, हमारी एक संस्था है, एक संगठन है जो व्यक्तियों को समूह से मिलकर बनी है और वह कायदे कानूनों को लागू करने का काम करेगी, कार्यपालिका कहलाएगी। तो परिभाषा आपको 1 नंबर में पूछी जाती है, इस बात का आप ध्यान रखना कि कार्यपालिकाएं वो किसे कहेंगे। देख लीजिए कार्यपालिका, कार्यपालिका एक कार्यपालिका व्यक्तियों या समूहों का एक संगठन है जो कानूनों को लागू करने का काम करेगी। कार्यपालिका क्या, व्यक्तियों या समूहों का एक संगठन है जो कानूनों को लागू करने का काम करेगी, कार्यपालिका कहलाई जाएगी। आगे बढ़िए क्या कहना है कि सरकार के मामले में भी एक संस्था है वो नीतिगत निर्णय लेती है। नीतिगत यानी कानूनी नीतियों के तौर तरीके पर निर्णय लेती है, कानूनी तौर पर निर्णय लेती है और उन नियमों, उन नीतियों और कायदों को क्या करती है, तय करती है कि किस तरह से कार्य करेगा। दूसरी ओर उसे लागू करने की भी जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात निकल कर आई कि एक सरकार होगी वो क्या करेगी, विभिन्न निर्णय लेगी। जैसे कि अब एक महामारी चल रही है कोविड-19। क्या है, कोविड-19 कोरोना वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस करके एक बीमारी चल रही है, नोवेल कोरोना वायरस। बात क्या है, बात यह है कि सरकार एक संस्था है जो नीतिगत निर्णय लेगी, कानूनी निर्णय लेगी। जैसे कि अभी है एक समस्या चल रही है, बड़ी महामारी चल रही है, आपदा है कोविड-19 करके, नोवेल कोरोना वायरस है। अब उसके लिए सरकार ने क्या किया, नीतिगत निर्णय लिया, यानी कानूनी निर्णय लिया और आपदा संशोधन अधिनियम में उसमें संशोधन किया। अब ये तो काम आपने कर लिया, क्या, नीतिगत निर्णय ले लिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आप उसको लागू करवाएं। क्या करें, उस कानून को सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाएं। यदि इंप्लीमेंट कानून नहीं होगा तो क्या इस महामारी के लिए जो आपने निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया है, वो कार्य करेगा, नहीं करेगा।
तो सरकार की जो कार्यपालिका की जो दूसरी काम होगा कि वह उन कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ी क्या करें, सरकार का वह अंग जो इन नियमों कानूनों को लागू करता है, प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाई जाएगी। ये आपकी परिभाषा पुस्तक की परिभाषा में आ गई कि सरकार का वह अंग जो इन कानून कायदों को लागू करेगी और प्रशासन का काम करेगी, क्या कहलाई जाएगी, कार्यपालिका कहलाई जाएगी। तो वैसी कार्यपालिका की परिभाषा आपके समझ में आ गई। कहोगे कि साहब सरकार का वह अंग है, सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका सरकार का एक वह अंग जो क्या करेगा, नियम कायदों को लागू करेगा और उनको क्या करेगा, प्रशासन करने का काम करेगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है, क्या कहलाई जाएगी, कार्यपालिका कहलाई जाएगी। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से कार्य चल रहा है करता है, क्या कहलाई जाएगी, कार्यपालिका कहलाई जाएगी। तो ये तो आपकी आ गई कार्यपालिका की परिभाषा। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, अब कार्यपालिका की परिभाषा तो कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या करेगी कार्यपालिका, कार्यपालिका कार्य क्या करेगी, उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो क्या है। प्यारे बच्चों, कार्यपालिका भी क्या है, सरकार का एक अंग है। कार्यपालिका क्या है, सरकार है, वह कार्यपालिका का अंग है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत, विधायिका ने स्वीकृत किए, तय किए नियम बनाए, उन स्वीकृत नियमों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। ठीक है, यानी कार्यपालिका का जो कार्य आया, काम क्या है, काम इसका आया कि ये सरकार का एक अंग होने के नाते जो विधायिका निर्णय लेगी, कौन निर्णय लेगी, विधायिका। विधायिका कहोगे तो आप कहोगे सर ये विधायिका क्या है, यानी विधायिका जो संसद निर्णय लेती है, कौन लेती है, संसद। आप देखोगे कि हमारे जो 2 तरह से विधायिका है, एक तो केंद्र में है वो संसद हो जाएगी और राज्यों में देखोगे तो वो विधानमंडल, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां विधानमंडल होंगे और केंद्र में विधायिका उसे क्या कहा जाएगा, संसद कहा जाएगा। तो जो संसद नीतियों को बनाएगी, जो संसद नीतियों को बनाएगी, तो उन नीति निर्माण को है वो लागू करने का काम कौन करेगी, नीतियों को बनाएगी तो उन नीतियों को लागू करने का काम, इन नीतियों को लागू करने का काम कार्यपालिका करेगी। तो पहला काम निकल कर आया कि कार्यपालिका वो भी सरकार का एक अंग होने के नाते इसका काम होगा कि जो जो विधायिका ने कानूनों को स्वीकार किया है और कानून बनाए हैं उनको लागू करने का जो काम करेगी वो कार्यपालिका करेगी। और प्राय कार्यपालिका नीति निर्माण में, चूंकि हम देखेंगे कि कार्यपालिका है वो क्या है, एक तरीके से आप देखोगे सरकार है, और सरकार है तो सरकार का बहुमत कहां पर होता है, हमारे यहाँ लोकसभा में होता है। तो ये विधायिका का भी एक अंग होने के नाते नीति निर्माण में क्या लेता है, भाग लेता है। कोई भी कानून बनाना है तो उसमें कार्यपालिका की भी भूमिका होगी, सरकार की भी भूमिका होगी, क्योंकि सरकार का जो बहुमत है वो लोकसभा में होगा। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका वो नीति निर्माण में भी क्या करती है बच्चों, भाग लेती है। 2 कार्य निकल कर आए, प्रथम तो है जो विधायिका ने कानून बनाए उनको लागू करना, और दूसरा क्या करेगी, नीति निर्माण को यानी साथ में सहयोग भी करेगी। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, अगला बिंदु है हमारा कि कार्यपालिका के भेद कितने। कार्यपालिका के देखा जाए तो 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम भेद आया निकल कर आपका। कितने भेद है, मैंने आपको पेरू में भी बताया था कि जो कार्यपालिका है उसके 2 भेद हैं। एक तो है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी है राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो राजनीतिक जो कार्यपालिका होगी वो सरकार के प्रधान यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को क्या कहा जाएगा, राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाएगा। सरकार यानी सरकार और उनके प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उनका जो समूह होगा, नेताओं का जो समूह होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका होगी। और उनका क्या होता है, एक नियमित समय अवधि के दौरान चुनाव होता है और चुनाव के दौरान एक नियमित कार्यकाल में वे क्या करते हैं, कार्य करें, उसके बाद में वो दूसरे लोक सत्ता में आती है।
यानी ये क्या है, अस्थायी। ये कैसी, इसकी प्रकृति कैसी है, अस्थायी, अस्थायी कार्यकाल। किस प्रकार की है, चुनाव के द्वारा, चुनाव के द्वारा है ये कार्यपालिका चुनी होती है, जनता के द्वारा है वो ये कार्यपालिका चुनी जाती है। तो पब्लिक चुनाव के द्वारा, कौन, जनता, इसको आप ऐसे समझिए कि जनता है वो चुनाव के द्वारा इसका निर्वाचन करती है, जनता, जनता चुनाव के द्वारा निर्वाचन करती है, क्या कहलाई जाएगी, राजनीतिक कार्यपालिका। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक, ये लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यानी वे लोग, दूसरी जो हमारी कार्यपालिका का भेद है, वे लोग जो रेगुलर का प्रशासन है, रेगुलर रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, वे क्या होती हैं, आपकी स्थायी कार्यपालिका हो जाएगी। तो ये थी प्रथम अस्थायी, जिसको राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। और वह कार्यपालिका जो क्या होती है, स्थायी होती है, जिनका चुनाव नहीं होता, वो सामान्य परीक्षा पद्धति के द्वारा जो चुनी हुई होती है, लंबी समय अवधि तक कार्य करेगी। तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी उत्तरदायी होती है वो स्थायी कार्यपालिका। यानी वे लोग जो रोज रोज के प्रशासन के लिए, यानी एक जिला है आपका, एक डिस्ट्रिक्ट है, उस जिले का प्रशासन निरंतर रूप से किस तरीके से चले, तो वहां पर स्थायी लोग हैं वो कार्य करेंगे, क्या कहलाई जाएगी, स्थायी कार्यपालिका। जैसे कि नौकरशाही, नौकरशाही कभी भी विघटित नहीं होती, ये लंबे समय तक कार्य करती है। नौकरशाही में कहोगे तो आपके अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, और फिर कौन सी है, राज्य सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कहोगे तो आप जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आपकी वो हो जाएगी अखिल भारतीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं जैसे कि आप कहोगे कि राजस्व सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं, और राज्य सेवाएं जैसे कि अपने राजस्थान में देखा जाए, राजस्थान में देखोगे RAS, ठीक है, RPS, RTS, RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसमें SDM बैठता है, RPS यानी राजस्थान पुलिस सर्विस जिसके अंतर्गत है वो DYSP बैठता है, और RTS यानी राजस्थान तहसीलदार सेवा। तो ये क्या है, ये स्थायी कार्यपालिका है और इनका कभी भी विघटन है वो नहीं होता, इसे स्थायी कार्यपालिका कहेंगे। तो वह कार्यपालिका जिसका कभी भी विघटन नहीं होता स्थायी कार्यपालिका कहलाई जाएगी। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं, तो ये कार्यपालिका के भेद हो गए। कार्यपालिका कितने प्रकार की उसको देखिए, क्योंकि आप देखोगे तो अलग अलग देशों के अंतर्गत है वो कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार बताएंगे। वैसे ही देखा जाए तो संसदीय कार्यपालिका होगी, या अध्यक्षात्मक होगी, या फिर है वो अर्ध अध्यक्षात्मक है। तो यदि विश्व के अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं को हम देखते हैं तो वहां पर कार्यपालिका के हमें वो 3 स्वरूप है, 3 प्रकार सामने आते हैं। पहला आता है संसदीय, क्या आता है, संसदीय जहां पर संसद हावी होगी, क्या होगी, संसद है वहां पर हावी होगी।
संसदीय कार्यपालिका। दूसरी हो जाएगी अध्यक्षात्मक। और तीसरी हो जाएगी अर्ध अध्यक्षात्मक। क्या हो जाएगी? अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका वह कार्यपालिका होगी जिसमें जो देश का प्रधान होगा, देश का प्रधान यानी भारत का प्रधान कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का प्रधान राष्ट्रपति कैसा है? औपचारिक रूप से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद है 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति है, संविधान में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। ये कौन कह रहा है? हमारा संविधान कह रहा है। कौन कह रहा है? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कह रहा है। ठीक है, ये बात तो आ गई हमारे संविधान में। हमारे संविधान वेताओं ने है वो संसदीय कार्यपालिका अपनाई और दो प्रधान है वो रखे। कैसे प्रधान रखे? दो प्रधान रखे। दो कौन से? एक तो देश का रखा और दूसरा रखा सरकार का। देश का यानी कोई भी हम विदेशों से समझौता संधियां करेंगे या देश में कोई भी किसी भी तरह का आदेश देंगे, कोई भी ऑर्डर होगा, कोई भी कानून पारित होगा, वहां पर नाम किसका होगा? भारत के राष्ट्रपति जी का होगा कि भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ये कार्य वो करवाया जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ये निर्णय लिया गया। यानी संवैधानिक दृष्टि से वो हमने राष्ट्रपति को है वो देश का प्रधान बनाया गया। वास्तविक रूप से जो प्रधान हमने बनाया वो सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री को बनाया। किसको बनाया? प्रधानमंत्री। आप देखोगे जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं वास्तविक रूप में कौन ले रहा है? प्रधानमंत्री ले रहा है। आप देखोगे जगह जगह रंग रैलियां वगैरह होती है, कोई उद्घाटन होता है, कोई बड़ा कार्य होता है, तो वहां पर आप प्रधानमंत्री को देखोगे। क्या आप राष्ट्रपति को वहां पर देख रहे हो? हर जगह नहीं देख रहे हो। तो क्या है कि कार्यपालिका हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई और जिसमें कहा कि जो देश का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा, वास्तविक रूप से जो प्रधान होगा सरकार का वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये किस में होता है? संसदीय कार्यपालिका। ठीक है, आप इसमें बेसिक है वो अंतर देखिए, अंतर क्या आ रहा है। दूसरा अंतर ये रहा है कि जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, जैसे हम कहेंगे अमेरिका में है वो अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक में यहां समझा देता हूं, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होगा कि जो देश का क्या होगा? देश का और सरकार का दोनों का ही प्रधान एक ही होगा। दोनों का प्रधान क्या होगा? एक ही होगा। और ये व्यवस्था कहां पर अपनाई गई है? अमेरिका में अपनाई गई। कहां पर अपनाई गई? अमेरिका। आप देखोगे कि जो अमेरिकी कार्यपालिका उसमें देश का प्रधान कौन है? देश का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है और सरकार का भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रीति से हो रहा है। तो आप देखोगे वास्तविक रूप में काम कौन कर रहा है? वहां पर वास्तविक रूप में दोनों ही कार्य कर रहे हैं। वो अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति कर रहा है। तो अध्यक्षात्मक शासन हम कहेंगे कि जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वह कार्यपालिका जिसमें देश और सरकार दोनों की जो वास्तविक प्रधान होगा वह एक ही व्यक्ति होगा। क्या कहलाई जाएगी? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहलाई जाएगी। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का जो उदाहरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है और अन्य जो उत्तरी अमेरिकन राष्ट्र हैं वहां पर भी इसी प्रकार की अध्यक्षात्मक है वो व्यवस्था अपनाई गई, कार्यपालिका अपनाई गई। तीसरी जो यहाँ पर है वो अर्ध अध्यक्षात्मक है। कैसी है? अर्ध है। अर्ध यानी अर्ध का मतलब ये हुआ कि दोनों ही काम कर रहे हैं। कौन है? राष्ट्रपति भी काम कर रहा है और प्रधानमंत्री भी कर रहा है। अर्ध अध्यक्षात्मक का राष्ट्रपति भी कर रहा है, प्रधानमंत्री भी कर रहा है। दोनों का है वो जनता के द्वारा चुनाव हो रहा है।
दोनों का क्या हो रहा है, जनता द्वारा, दोनों का है वो क्या हो रहा है, जनता के द्वारा निर्वाचन, दोनों जनता और निर्वाचन, यानी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही क्या कर रहे हैं, जनता के द्वारा है वो निर्वाचित हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में दोनों ही जनता के द्वारा निर्वाचित हो रहे हैं तो क्या होगा, इनकी शक्तियों को लेकर टकराव होगा। क्या होगा, शक्तियों को लेकर टकराव की स्थिति होगी। आप देखोगे श्रीलंका में ये समस्या बड़ी चल रही है, वहां पर अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, फलत ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही अपने कार्य को लेकर, अपने शक्तियों को लेकर है वो निरंतर शक्तियों को लेकर टकराव होता है, लड़ाई होती रहती है, सही तरीके से नीतिगत कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये अर्ध अध्यक्षात्मक है। प्रथम आ गई आपकी संसदीय कार्यपालिका, दूसरी अध्यक्षात्मक और तीसरी अर्ध अध्यक्षात्मक। संसदीय कार्यपालिका वह कार्यपालिका जिसमें देश का प्रधान है वो और राष्ट्रपति जो औपचारिक रूप से काम करेगा, संवैधानिक रूप से काम करेगा, वास्तविक रूप से सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, संसदीय कार्यपालिका कहलाई जाएगी। भारत में है वो संसदीय कार्यपालिका, यह आपका उदाहरण। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वह कार्यपालिका जिसमें देश और सरकार का प्रधान एक ही व्यक्ति में एक ही व्यक्ति होगा, जैसे अमेरिका के अंतर्गत कैसी है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वह कार्यपालिका का रूप जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही हैं, वो दोनों को समान शक्तियां दी गई है, फलत उनकी शक्तियों के अंतर्गत टकराव पैदा होने की स्थिति है। इसका उदाहरण है वो श्रीलंका है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक और कार्यकारी शक्तियां किसके पास में होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती है। इसलिए अमेरिका में कौन सा है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अपनाई है। तो आपकी चीज ये समझ में आना चाहिए कि जो कार्यपालिका के हैं वो बेसिक कितने हैं, 3 है, वो व्यवस्थाएं चल रही है संपूर्ण विश्व के अंतर्गत। एक संसदीय चल रही है, दूसरी अध्यक्षीय चल रही है और तीसरी चल रही है अर्ध अध्यक्षात्मक। अमेरिका में कौन सी है, अमेरिका में है वो अध्यक्षीय। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएं और कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है। तो यहां पर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। आप कनाडा को देखो तो कनाडा के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है, यानी संविधान में है वो राजा को पद दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप में कौन काम कर रही है, संसद काम कर रही है। तो संसदीय है, वहां पर लोकतंत्र काम कर रहा है, यानी वहां पर भी कैसे है, संसदीय कार्यपालिका है। क्या है, कैसी है, संसदीय कार्यपालिका। यह हमारे अध्याय में अलग अलग देशों की कार्यपालिका का दिया गया है। तो कार्यपालिका मैंने कहा कि 3 प्रकार है, और एक है आपकी संसदीय, दूसरी अध्यक्षीय और तीसरी अर्ध अध्यक्षीय। ठीक है। जो कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक प्रधान है, वहां पर राज्य का प्रधान प्रधानमंत्री और सरकार का भी प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है। राज्य का है, राज्य के प्रधान को है वो आपका कौन सा है, राज्य का प्रधान वहां पर राजा है, राजतंत्र है, राजा है। और सरकार का कौन है, प्रधानमंत्री, वो सरकार का प्रधान हो। हमारे यहाँ पर सेमी व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जी है वो राज्य का प्रधान, देश का प्रधान है, लेकिन उनकी भी शक्तियां हैं वो सीमित है, जो वास्तविक रूप से प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो कर सकता है, परंतु उन्हें पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब फ्रांस में कैसी व्यवस्था है, फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वो फ्रांस के अंतर्गत अपनाई गई है कि राष्ट्रपति के पास ये तो शक्ति है कि वह क्या करेगा, प्रधानमंत्री की है वो नियुक्ति कर सकता है और उन मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा, लेकिन जब हटाने की बात आई तो वह क्या है, उनको हटा नहीं सकता, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, उन्हें संसद ही हटा सकती है। तो वह व्यवस्था आपकी अर्ध अध्यक्षात्मक है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान है। तो जापान में किस तरह की व्यवस्था है, जापान में भी आपकी संसदीय व्यवस्था है, राजा है वो किसका है, देश का प्रधान है, राजा है वो देश का प्रधान है। ठीक है। और सरकार का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री, सरकार का कौन है, प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान है। इस बात का आप ध्यान रखना। यह आपको उदाहरण पूछे जाएंगे कि किस देश में संसदीय व्यवस्था है, किस देश में अध्यक्षात्मक है और किस देश में अर्ध अध्यक्षात्मक है।
इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री किसका है, सरकार का प्रधान होता है। तो इटली में भी कैसी है, संसदीय व्यवस्था है। आधुनिक काल में जब देखा जाए तो अधिकांश राष्ट्रों में वो संसदीय कार्यपालिका को अपनाई गई। एक तो पद दे दिया गया किसको, राष्ट्रपति या फिर राजा को दे दिया गया, जो औपचारिक रूप से काम करेगा। उनके पास केवल गरिमा वाला पद ही है, बाकी वे कुछ भी नहीं है, केवल और केवल बड़े, जैसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति के बारे में एक बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति को सोने की थाली में 56 भोग हैं वो परोसे गए, लेकिन उसके हाथ है वो पीछे बांध दिए। तो क्या वो भोग कर सकता है, वो खाना खा सकता है, नहीं खा सकता। तो ऐसी की ऐसी स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भारत के राष्ट्रपति को बहुत ही ज्यादा शक्तियां दी कि भारत का राष्ट्रपति के नाम से ये होगा, ये कार्य भी राष्ट्रपति करेगा, नियुक्तियां भी करेगा, हटाने का काम, और जब तक नियुक्ति नहीं दे, जब तक है वह स्वीकृति नहीं दे, कानून नहीं बन सकता। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास कुछ नहीं है, केवल औपचारिकताएं, सारा काम है वो सरकार का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है। तो ज्यादातर राष्ट्रों में है वो संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई। आगे देखिए रशिया में क्या स्थिति है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान होता है। कौन नियुक्त कर रहा है, यहाँ पर राष्ट्रपति कर रहा है, वो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर रहा है, और उसकी शक्तियां वो बिल्कुल गौण है। राष्ट्रपति रूस में है वो सर्वाधिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास में। किसके पास में, सर्वाधिक राष्ट्रपति के पास सर्वाधिक शक्तियां। हमारे भारत में क्या सर्वाधिक शक्तियां है राष्ट्रपति के पास? नहीं। वास्तविक रूप में किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन रूस में वास्तविक रूप से सर्वाधिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास में कुछ भी नहीं है। तो वहां पर अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अपनाई गई है। तो ये कार्यपालिका के अलग अलग भेद थे। जर्मनी में देखा जाए तो जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होता है, चांसलर होता है, वो होता है किसका प्रधान, सरकार का प्रधान होता है, चांसलर। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है, उसी तरह जर्मनी में है वो चांसलर है। जर्मनी में कौन है, चांसलर का पद है। और एंजेला मर्केल करके है वो जर्मनी की वर्तमान में, एंजेला मर्केल, वो जर्मनी की चांसलर है। यानी जिस तरह प्रधानमंत्री काम करता है इसी तरह का पद है वहां पर चांसलर का। और एंजेला मर्केल है वो जर्मन की है, चांसलर है। तो वहां पर कैसी है, वहां पर भी संसदीय। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है, और इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति पर बहुत शक्तिशाली होता है। बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्रपति का पद होता है। अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था पाएगी। मैंने बताया आपको पहले पूर्व में बताया कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था होगी, वहां पर राष्ट्रपति होगा, राज्य और सरकार देश दोनों का ही प्रधान होगा। राज्य का मतलब यहाँ पर है आपके देश से, यानी अमेरिका सरकार का, अमेरिकी देश का प्रधान भी कौन है, राष्ट्रपति है, और अमेरिकी सरकार का प्रधान भी कौन है, राष्ट्रपति है। और सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, इसलिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। और आपको उदाहरण पूछा जाए, अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान होता है, राष्ट्रपति या राजा क्या होता है, औपचारिक रूप से होता है। यानी संसदीय व्यवस्था होगी, वहां पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होगा, राष्ट्रपति या राजा क्या होगा, औपचारिक होगा, नाम मात्र का होगा, औपचारिक या नाम मात्र का होगा। और इसका आप उदाहरण यदि देना चाहो तो भारत का दे देना। भारत में हमारे राष्ट्रपति जी के पास वास्तविक रूप से शक्तियां नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी है वो क्या है, हमारे राष्ट्र, हमारे देश भारत राज्य के हैं, वो प्रधान होंगे। लेकिन वास्तविक रूप से जो काम करेंगे वो भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो कार्य करेंगे। आप कनाडा का उदाहरण दे सकते हो, आप इटली का उदाहरण है वो दे सकते हो। तो ये अलग अलग है, वो आपकी संसदीय व्यवस्था के उदाहरण है। फिर कार्यपालिका के यदि प्रकार देखे जाए तो दो प्रकार है। कितने हैं, दो प्रकार है। और वो कार्यपालिका के हमने देखे थे किस तरह से कार्यपालिका के, वो तीन स्तर है जी। क्या है आपके स्तर है कार्यपालिका के, ये जो प्रकार कार्यपालिका के कितने स्तर है, ये स्तर होंगे, तीन स्तर, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बढ़िए, जो भेद की बात है, भेद की बात कर ली हमने, आगे बढ़ते हैं कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के यदि प्रकार देखा जाए तो वही दो प्रकार है आपके, बेसिक मोटे आधार पर कितने, दो प्रकार। किसके आधार पर, एक तो है नेतृत्व के आधार पर, सामूहिक नेतृत्व,
सामूहिक नेतृत्व के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कितने हैं? 2 है। कौन सा? एक संसदीय है और दूसरा है अर्ध अध्यक्ष सत्मक और दूसरा है एकल नेतृत्व। एकल नेतृत्व, एकल नेतृत्व के आधार पर है वो अध्यक्षता। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्तर की बात कहो या प्रकार की बात कहो तो एक ही बात आएगी। मूल 2 है लेकिन गौण रूप में कितने हैं? वो 3 है हमारे। गौण रूप में कितने हैं? 3 है। संसदीय और अध्यक्षीय और तीसरा कौन सा है? अर्ध अध्यक्षीय। अर्ध अध्यक्षीय जो किसके आधार पर? सामूहिक नेतृत्व के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर 2 और अध्यक्षीय हैं वो एकल नेतृत्व के आधार पर। तो कितने भेद आए इसके? बेसिक 2 भेद, मूल 2 भेद और गौण रूप में 3 भेद। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर इसके 2 भेद हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कार्यपालिका के सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन सी? संसदीय। संसदीय कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान बहुमत दल का नेता और विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होगा। वह किसमें होगा? संसदीय कार्यपालिका में होगा कि प्रधानमंत्री होगा, वह सरकार का प्रधान होगा और बहुमत दल का, यानी भारत में क्या स्थिति है? भारत में आप देखोगे कि जो भारत में सरकार का है वो प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है। और प्रधानमंत्री का किसमें बहुमत है? लोकसभा में बहुमत है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा भारत में, वह प्रधानमंत्री होगा और किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति यानी संसद के प्रति उत्तरदायी। संसद के प्रति उत्तरदायी क्या कहलाई जाएगी? संसदीय कार्यपालिका। दूसरी है अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक में देश राष्ट्रपति है वो देश का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान होता है, लेकिन शक्तियां इन दोनों की समान होती है। क्या होता है इसमें? दोनों एक सबसे बड़ा मोटा आपके कंफ्यूज रहता है कि सर संसदीय इसमें अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक फर्क क्या होता है? ये तो आपको समझ में आ गया कि एक औपचारिक होगा, एक औपचारिक होगा और दूसरा हो जाएगा वास्तविक। औपचारिक कौन है? राष्ट्रपति है हमारे और वास्तविक है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है? अर्ध अध्यक्षात्मक में वो दोनों को समान शक्तियां होती हैं। दोनों को समान शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को समान रूप से शक्तियां हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहलाई जाएगी। ये कहां पर मैंने बताया था कि श्रीलंका के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था है। एक व्यक्ति नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। दूसरी है आपकी, प्रथम है सामूहिक नेतृत्व, नेतृत्व के आधार पर, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर कह दो या आधार पर कह दो, एक ही बात। सिद्धांत पर आधारित प्रणाली कितनी है? 2। संसदीय अध्यक्ष। एक व्यक्ति नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा क्या होता है? चुनाव के द्वारा जीता हो गया, चुनाव के द्वारा है वह व्यक्ति का निर्वाचन होता है। कहां पर है? अमेरिका में आप देखोगे तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें आपका उदाहरण कौन सा है? अमेरिका है। जबकि श्रीलंका
में कैसी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएं, और एक उदाहरण दिया हुआ है 1978 में है वो श्रीलंका में संविधान संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई, और इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है, और यह भी संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही दल का हो या फिर अलग अलग दल का हो। तो ये कहाँ पर है, ये श्रीलंका के अंतर्गत एक अलग व्यवस्था अपनाई गई। तो आपको एक व्यक्ति के नेतृत्व पर हो तो केवल यहाँ तक अमेरिका तक ये आपको देखना है। ये श्रीलंका का एक अन्य उदाहरण है जो इस पुस्तक में दिया हुआ है कि श्रीलंका में किस तरह की व्यवस्था है। तो एक व्यक्ति के नेतृत्व पर कहाँ पर है, केवल अध्यक्षात्मक है, और वो कहाँ तक है, अमेरिका में। तो आप यहाँ तक ही इसको देखें, अमेरिका। फिर अगला जो श्रीलंका का है वो एक उदाहरण दिया हुआ है कि श्रीलंका में किस तरीके से है वो अर्ध अध्यक्षात्मक था, और वहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को लागू की गई। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्ति देता है, श्रीलंका की बात हो रही है, और राष्ट्रपति संसद में बहुमत दल के व्यक्ति को क्या करता है, प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता का होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान है वो प्रधानमंत्री होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति भी सरकार का क्या होता है, प्रधान होता है। तो वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं श्रीलंका के अंतर्गत ये आपकी संसदीय व्यवस्था। तो ये श्रीलंका के अंतर्गत हमने देखी कि मोटे तौर पर किस तरह की व्यवस्था है, यानी एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर है वो अमेरिका के अंतर्गत है, और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर है वो संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका शक्तियां कार्य करें। तो इस प्रकार आज की जो हमारी क्लास में है वो मोटे तौर पर हमने कार्यपालिका क्या है उसको समझने की कोशिश की, कार्यपालिका के भेद कौन से हैं, किन सिद्धांत पर काम कर रही है, और अलग अलग देशों के उदाहरण को हमने समझने की कोशिश की कि अमेरिका में वो किस तरह की कार्यपालिका जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कार्य कर रही है, भारत में संसदीय कर रही है, और अन्य राष्ट्रों में किस तरह से कर रही है, अर्ध अध्यक्षात्मक है वो श्रीलंका में किस तरह से कार्य करी। इस प्रकार आज की जो हमारी कार्यपालिका की यहाँ पर है वो क्लास हुई। अगली क्लास में हम कार्यपालिका की विस्तृत कार्य व्यवस्था पर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।